Hello everyone, this is Sanket working for 11th, 12th and MST CT students and you are watching Easy Conceptual। इस वीडियो में मैंने ऐसे टॉपर को यहाँ पे इनवाइट किया है कि जिसने MST CT 2020 एग्जामिनेशन में ऑल महाराष्ट्र रैंक 4th निकाला था और अभी वो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे मतलब कि CUP में अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। तो आज आपको अंशुल अग्रवाल गाइडेंस करने वाला है MST CT एग्ज़ाम को लेकर। तो आपके जो क्वेश्चंस पूछे थे आपने कमेंट्स में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में, वो सभी मैं उसे अभी पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अंशुल अग्रवाल का हमारे इजी कंसेप्टलाइज चैनल पर। अंशुल, वेलकम ऑन आवर चैनल। थैंक यू संकेत, यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। तो मैं भी तुम्हें थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि तुमने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और चैनल पे आके इंटरव्यू देने के लिए तुमने हाँ कर दिया, तो उसके लिए भी थैंक यू अंशु। तो सबसे पहले तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन दे दो, उसमें तुम्हारे जो मार्क्स है रैंक्स है वो भी उसमें बता दो क्योंकि तुम्हारा एक अच्छे से इंट्रोडक्शन सारे व्यूवर्स को दे सकते हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशुल अग्रवाल है। मैं यवतमाल महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने MST CT 2020 में 100 परसेंटाइल के साथ 4th रैंक सिक्योर किया है और अभी मैं COEP में CS पढ़ रहा हूँ। थैंक यू। तो तुम्हें अभी CUP में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच मिली है, मतलब कि महाराष्ट्र का टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है जो कि हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। ओके हाँ, तो तुम्हारा 2 साल का 11th-12th का सफ़र कैसे था, तुम इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, वो सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट्स को बता दो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो 11th-12th का जो आपका टाइम जो जाता है वो पढ़ाई में जाना चाहिए मोस्टली, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जब आप पढ़ाई करते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे एक हफ़्ता पढ़ रहे हैं उसके बाद छोड़ दिया, फिर एक हफ़्ता पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, रिटेंशन नहीं रहता जो आप पढ़ रहे हो उसका। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंसिस्टेंसी रहे और आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहे। तो और कोई सीक्रेट मेहनत वगैरह कुछ नहीं होती है, बस आप पढ़ते रहो, अपने आप हो जाएगा, एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। ओके तो तुम्हें MST CET का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तो मतलब कि जो स्टूडेंट्स है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो एक कॉमन सवाल उनका ये होता है कि MST CET पर फोकस करें या फिर JEE पर फोकस करें। तो ये सबसे बड़े क्वेश्चन पे तुम क्या कहोगे? JEE और MST CT के सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हो सकता है क्योंकि JEE का लेवल ऊपर होता है, ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है वो। लेकिन मोस्टली जो बच्चे MST CT देते हैं वो लोग JEE का प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर आप JEE का प्रिपेयर कर रहे हो तो MST CT का अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, और JEE के साथ साथ MST CT हो ही जाता है। JEE का अगर आप कर रहे हो तो MST CT आपको काफ़ी ईजी जाएगा, क्योंकि जो बच्चे जैसे JEE मेन में बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं वो एक्चुअल में JEE एडवांस की एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो आप जो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो उसके थोड़ा अगर ऊपर आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल सकता है। जैसे अंडर 10 आ सकते हो आप, 100 परसेंटाइल ला सकते हो आप। तो आपको थोड़ा ऊपर रहना चाहिए जो एग्ज़ाम, उसकी डिफ़िकल्टी से थोड़ा ऊपर डिफ़िकल्टी के पेपर अगर आप सॉल्व करते हो तो बेहतर होगा। राइट अंशुल, क्योंकि मैं भी सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि JEE पर ही फोकस करना चाहिए क्योंकि आप JEE देते हो तो MST CT भी आपका हो जाता है। लेकिन ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं कि उनका पूरा फोकस MST CT पे होता है। लेकिन तुमने अभी जैसे कहा, तुमने जो स्ट्रैटेजी बताई कि JEE का कर दो MST CT के भी हो जाएगा, वो भी स्ट्रैटेजी चल सकती है। तो ये एक कॉमन सा सवाल होता है, इसलिए मैंने तुम्हें वो पूछा। तो हम डायरेक्टली अब हम MST CET पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम बता दो कि जो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में बताओ। MST CT फिज़िक्स का मोस्टली मुझे तो लगता है थियोरेटिकल पेपर आता है, क्योंकि अगर आप बाकी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से कंपेयर करते हो तो इसमें थियरी ज़्यादा होती है MST CT के पेपर में। तो थियरी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें तो अच्छा होगा। और जो लास्ट के चैप्टर्स है, जैसे जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स वाला जो चैप्टर है और कंडक्टर्स वाला चैप्टर है, उनको अच्छे से करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट सभी बच्चे कर लेते हैं, ये थियरी में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। तुम्हारे ओर से तुम्हें कौन से चैप्टर्स लगते हैं इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के, वो बता दो। और केमिस्ट्री को कैसे डील करें, क्योंकि वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसके रिलेटेड बताओ। मुझे लगता है केमिस्ट्री से हर कोई बच्चा डरता है, मुझे भी लगता था।
और वो तो सही है, वो तो सही है। और केमिस्ट्री तो अब बोलना क्या है, सब पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आपको केमिस्ट्री में एक्सेल करना है तो रिएक्शंस जो है लिखते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैंने भी मतलब केमिस्ट्री पढ़ता था, इच्छा नहीं होती थी लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको रिटेन करनी है इन्फॉर्मेशन तो बार बार पढ़ेंगे तभी याद रहेगी। तो पहले तो आपका मन नहीं करता, जैसे जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि एक ही क्वेश्चंस में बार बार देख रहा हूँ, वही वही इन्फॉर्मेशन, वही वही रिएक्शंस में बार बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आते हैं और आपको लगता है हाँ अच्छा हो गया मैंने ये पढ़ लिया, तो आपको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो केमिस्ट्री पढ़ते रहे, उससे आपका स्कोर बूस्ट होता है। ठीक है, तुमने अभी जो बात की ना वो बहुत ही पावरफुल बात है, देखो कि बार बार कहते रहना है। तो तुमने अभी जो बात की कि जो बार बार केमिस्ट्री की रिवीजन करनी चाहिए, तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट पे लागू करता है, क्योंकि जो सिलेबस कंप्लीट करता है वो टॉपर नहीं बनता। सिलेबस जो बार बार रिपीट करता है वही एक टॉपर बनता है, ठीक है। तो ये सभी को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिक्स की, सॉरी फिजिक्स हमने कर दिया, मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथमेटिक्स में तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं एमएसटी सीटी को लेकर? तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है मैथ्स जनरली इजी होता है एमएसटी सीईटी में, क्योंकि आप जब जेई की पढ़ाई करते हो तो मैथ्स काफ़ी इजी लगता है आपको सीईटी का। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीईटी का इंटीग्रेशन पार्ट है वो इसके कंपैरेटिव होता है जेई मेंस के, तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेटर होगा। और जो 3D ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट्स है, वेक्टर्स है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। वो थोड़ा मुश्किल जा सकता है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं पेपर में। और ये सीईटी जो एग्ज़ाम है स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट लेता है। राइट, तो तुमने अभी स्पीड और एक्यूरेसी की बात की। तो एमएसटी सीट में कैसा होता है कि मैं जो भी टॉपर आता है इंटरव्यू के लिए वो सभी को मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि एमएसटी सीटी में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और समय कम होता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है एमएसटी सीईटी में, तो स्पीड अप मतलब स्पीड कैसे बढ़ा है? एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि एक्चुअल में जब एग्जाम में जाएंगे तब इतने सारे क्वेश्चंस कम समय में कैसे सॉल्व करें, स्पीड कैसे बढ़े, ये क्वेश्चन है। तो इसका सीधा सॉल्यूशन तो ये है कि मल्टीपल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते रहो आप टाइम लगा के, और ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई ट्रिक देख ली या फिर कुछ अंदाज थोड़ा बदल दिया तो बढ़ जाए, लेकिन आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहनी है। और स्पीड के लिए तो आप ये देखिए, आप अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं जिससे आपको ये पता चल जाए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो समझ जाना चाहिए तभी कि ये पूछ क्या रहा है, और आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर देना चालू कर देना है। मतलब आपको इतने क्वेश्चंस देख चुके हो आप कि आपको अभी टाइम लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन क्या है, वो पूछ क्या रहा है। बस आपने देखा, इन्फॉर्मेशन पता करी और उससे जो चाहिए वो निकाल के दे दिया। इतना फास्ट होना है। ओके, तो ये तो बात हो गई कि एग्ज़ाम देने के लिए जाए तो कैसा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन जब एक्चुअल में हम स्टडी करते हैं डेली, तो डेली का टाइम मैनेजमेंट तुम कैसे मैनेज करते थे? मुझे लगता है कि जो टाइम मैनेजमेंट है, डेली टाइम मैनेजमेंट, ये डिपेंड करता है कि आपकी एग्ज़ाम को कितना समय बाकी है। जैसे अगर अभी 5 महीने बाकी है आपकी सीट की एग्ज़ाम को, तो अगर आप डेली 4-5 घंटे पढ़ रहे हो उसके ऊपर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी अगर 10-15 दिन ही बाकी है तो आपको वक्त घड़ी की तरफ देखना ही नहीं है, आपको दिन भर पढ़ाई में ही लगाना है। जैसे अगर आप फोकस करते हो दिन भर पढ़ाई पे तो आप देखेंगे कि आपकी इफ़ेक्टिव पढ़ाई कितनी आवर्स हो रही है, वो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे मैं जब कर रहा था, मैंने लास्ट के 10 दिन जो बचे थे एग्ज़ाम के, तो उसमें मैं सुबह उठता था 6 बजे 7 बजे पढ़ने बैठ जाता था, रात को 11 बजे सो जाता था, 11 साढ़े 11। तो मैंने देखा अगर मैं दिन भर भी बैठ रहा हूँ तो मेरी इफ़ेक्टिव पढ़ाई 10 घंटे हो रही है। तो आपको ये चेक करना है कि आप कितनी देर बैठ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ाई कितनी देर कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल बनाना या फिर कि डेली टाइम मैनेजमेंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना पढ़ने बैठना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो तुमने एक मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए, ठीक है, राइट? हाँ, तो ये इफेक्टिव स्टडी कैसा करना चाहिए तुम बता सकते हो सब स्टूडेंट्स को, क्योंकि 100% तुम निकाल रहे हो, तो इफेक्टिव स्टडी कैसा करना चाहिए उसके थोड़े रिलेटेड बताओ सबको। तो एक तो आपको आपकी पढ़ाई को जितनी देर आप पढ़ने वाले हो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, स्लॉट्स में। जैसे आप एग्ज़ाम 3 आवर्स की होती है
तो आप अपना फोकस इस तरह प्रिपेयर कर लो, जैसे आप 3 घंटे बैठते हो तो उसमें इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर वापस से 3 घंटा बैठ जाओ। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और प्रोक्रास्टिनेशन बंद करो। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि सुबह उठता था और बोलता था कि आज आज 12 घंटे पढ़ना है, आज 14 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो सोचने से अच्छा पढ़ने बैठ जाना बेटर ऑप्शन है। ठीक है। तो प्रैक्टिस की बात करें तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो तो सॉल्व करने ही चाहिए, तुमने भी किए होंगे। और अनदर जो सैम्पल पेपर्स होते हैं तो उसके बारे में तुम क्या गाइड करोगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उसके रिलेटेड तुमने कैसे स्टडी किया, और तुम्हें जो ये पेपर्स होते हैं तो उसका फ़ायदा तुम्हें कैसे हुआ? मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने से ही हुए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने इंटरनेट इतना बड़ा सोर्स है, वहाँ से आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल सकते हो। मैंने भी वही किया था। इतने सारे क्रिएटर्स है, इतने सारे टीचर्स है, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हो इंटरनेट के थ्रू, और उनके बनाए हुए सैम्पल पेपर्स, उनके बनाए हुए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। और मैंने एग्ज़ाम के पहले 20 क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए थे, मतलब। और पहले एग्ज़ाम के जब 4-5 दिन बचे थे तो मैं हर दिन एटलीस्ट 3 पेपर सॉल्व करता था सीईटी के टाइम के साथ। तो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ स्पीड में और एक्यूरेसी में, टाइम मैनेजमेंट में। तो ये मैं बोलूँगा कि सबने करना चाहिए। ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि होगा, तुमने प्रिपरेशन 11th-12th में विद क्लास की और विदाउट कोचिंग क्लास की? क्योंकि मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ कि स्टूडेंट्स से बोलते रहते हैं कि मेरे पास कोचिंग क्लास नहीं है तो मैं क्या टॉपर हो सकता हूँ, हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कोचिंग क्लास वाला, इस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कोचिंग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। कोचिंग इन द सेंस मैं सिर्फ ऐसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जैसे आप किसी टीचर के पास जाके पर्सनल कोचिंग लो, या फिर आप कॉलेज जाते हो, वहाँ पे टीचर्स है जो आपको पढ़ाते हैं, उनसे बात करो, उनसे सलाह लो। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन और कुछ बच्चे मतलब अगर आप सोचते हो कि मैं खुद पढ़ लूँगा या किताबें लेके खुद सारा कर लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है और हर चीज़ आपको अपने आप खुद से समझ आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बराबर समझाते हैं, वो उन्हें पता होता है कि किस तरीके से समझाने से बच्चा समझ जाएगा। तो मुझे लगता है एक गाइड, एक मेंटर होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, एक टीचर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो टीचर आपके स्कूल में भी हो हाँ, तब स्कूल भी में चल भी हो सकता है, सकता है। लेकिन वो आपको अच्छे से गाइड करने वाला टीचर होना चाहिए, ऐसा आपका ओपिनियन है? हाँ, जिन्हें इस एरिया में थोड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसे टीचर को आप ढूंढिए और उनके साथ प्रिपेयर कीजिए। ओके। तो तुमने 12th भी दी होगी, तो 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए तुमने कैसे प्रिपरेशन किया था, मतलब कि एमएसटी सीटी और 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम, तो दोनों के कैसे मैनेज किया था वो एक बताओ। और 12th का बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उसके लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, बोर्ड के लिए तो मैं सही इंसान नहीं हूँ गाइड करने के लिए बच्चों को, क्योंकि मुझे खुद को बोर्ड्स में बहुत कम आए थे। और इस बार तो बोर्ड जल्दी हो गया था और सीईटी के लिए टाइम मिल गया था काफ़ी। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगा हाँ, सबको वो तो सही है। कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड पे फोकस नहीं करते। जैसे अभी सीईटी का एग्ज़ाम है तो उसकी कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें आदत नहीं होती लिखने की, सारे स्टेप्स लिखने की। आता सब है लेकिन बताते नहीं आता एग्ज़ाम में। एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि तुमने सॉल्व कैसे किया है? तो उसकी प्रैक्टिस करो। अब ऐसा भी होता है कि बच्चे कॉलेज नहीं जाते, कोचिंग जाते हैं, तो वो प्री बोर्ड्स नहीं देते। ये सबसे बड़ी गलती है। प्री बोर्ड्स दो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसको टीचर से चेक कराओ, इवेल्यूएट कराओ, अपने मार्क्स देखो। ये मैंने नहीं किया था इसलिए मुझे नुकसान हुआ है, तो आप ये गलती मत करना। ठीक है, तो मतलब कि हम जो कहते हैं ना कि दूसरों के अनुभव से भी हमें सीखना चाहिए, हाँ, ऐसी चीज़ को तुम बोल रहे हो। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो स्टूडेंट्स को बता रहे हो तो वो उनको तुमसे वो सीख सकते हैं। ठीक है। तो सभी को लगता है मतलब कि कौन सी भी वो एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम,
कि उनको लगता है कि हमें एक टॉप का जो कॉलेज है जैसे तुम्हें मिला है तो वो उन्हें मिले ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन वो उतनी मेहनत नहीं कर पाते या फिर अदर कोई रीज़न हो, तो वो कॉलेज मिलने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता है? तो मैं हर बार सेल्फ मोटिवेशन को बोलता हूँ कि सेल्फ मोटिवेशन लाओ। तो तुम इस पर क्या बोलोगे कि मुझे वो कॉलेज लेना ही है, मुझे वो इतने परसेंटाइल निकालने हैं, इतना रैंक लाना है, तो तुमने कैसे इसके लिए तैयारी की थी? मोटिवेशन पर्सनली कहूँ तो मुझे लगता है फेलियर से आता है। मैंने जेई एग्ज़ाम जब दिया था, मेरा काफ़ी गंदा रिजल्ट आया था। उसके बाद से ही मैंने सीईटी का अच्छी तरह से प्रिपेयर करना शुरू किया। और मोटिवेशन के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सोचते हो कि मुझे वो कॉलेज चाहिए और देखते हो कि उसके लिए कितना पढ़ना ज़रूरी है, तो आप वो पढ़ते हो। जिसको जाना है वो पढ़ेगा, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जैसे आज आपने अपना टारगेट सेट किया कि मैं आज 10 आवर्स पढ़ूंगा और आपने वो कर दिया, जैसे बैठे नहीं हो पढ़ रहे हो, जब आप सोने जाओगे रात को तब अपने आप मोटिवेटेड फील करोगे कि अगले दिन हाँ मैं कर सकता हूँ। और अगर आपने ये कंटिन्यू किया तो एग्ज़ाम तो निकल ही जाएगा काफ़ी अच्छे स्कोर से। ओके, ठीक है। तो अभी हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में तुम्हें पूछना चाहूँगा कि तुमने इतना बड़ा रैंक लाया है, ऑल ओवर महाराष्ट्र रैंक 4th लाया है, तो ऐसे कहते हैं कि ये जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो सोशल मीडिया की और इतना नहीं होते, तो तुम मतलब कि सोशल मीडिया यूज़ वगैरह करते थे क्या सिर्फ पढ़ाई? सोशल मीडिया ये भी एक गलती है जो मैंने अपने 11th-12th में की है। मैं काफ़ी मोबाइल यूज़ करता था अपने 11th-12th में, उससे भी काफ़ी स्कोर पीछे गया है मेरा। सोशल मीडिया मतलब मैं यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव रहता था, तो वो नहीं करना है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है आपके फ़ायदे के लिए वाली भी और नुकसान वाली भी। तो फ़ायदे की चीज़ें देखो, इतने सारे टीचर्स है उनसे सीखो, इतना सारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो देखो, डाउनलोड करो, पढ़ो। सोशल मीडिया से दूर रहो 2 साल। ठीक है, तो YouTube की तुमने अभी बात की तो मैं भी बता देता हूँ कि YouTube गूगल जैसा ही है। आप एक ढूंढने के लिए जाओ तो वो आपको आपके सामने 1000 चीज़ें रख देता है। हाँ। ओके, मतलब कि आज आप YouTube पे कुछ तो एक लेक्चर देखने के लिए जा रहे होंगे या फिर कुछ स्टडी का देखने के लिए जा रहे होंगे, तो आपको कुछ तो वहाँ पे अदर ही दिख जाएगा, तो आप उसमें जाते जाते उसमें कब घूम जाओगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं भी यही कहूँगा कि थोड़े दिन थोड़ा सा यूज़ करना ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी यूज़ करते रहना है ये सोशल मीडिया, तो वो आपको फ़ायदे में नहीं रहेगा और आपको जो चाहते हो आप आपका जो रैंक निकालना चाहते हो, कॉलेज लेना चाहते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी MST CET के लिए मैं अभी तुम्हारा इंटरव्यू फरवरी में ले रहा हूँ, तो हम पकड़ के चलते हैं कि 3-4 महीने अभी बाकी है MST CET एग्जामिनेशन के लिए। अच्छा, तो तुम इन 3-4 महीने के लिए क्या स्टडी प्लान दोगे स्टूडेंट्स को? अब अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, किसी की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, किसी ने कुछ नहीं किया है। तो अब जिसने कुछ नहीं किया है उसको फिर भी अगर एग्ज़ाम देना है ये, तो आप सबसे ज़्यादा ये एनालाइज करो कि पिछले साल कौन से क्वेश्चंस आए हैं और क्या पैटर्न रहा है पेपर का, उससे आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। और इम्पोर्टेंस चैप्टर देखो और अपने टीचर से सलाह लो, अपने सीनियर से सलाह लो, और बस। और तो अब पढ़ना ही पड़ेगा और तो कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब तुम CVP में पढ़ रहे हो, तुम्हारी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग चल रही है, तो तुम्हारा CVP का एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब कि तुम अभी अभी वहाँ पे एक ज्वाइन हुए हो CVP में, तो उसके बारे में बताओ। मतलब कि तुम्हारा जो कुछ एक्सपीरियंस है 1 महीने का ही, अभी एडमिशन हुए ना आपके, तो उसके बारे में भी सभी को बता दो। मुझे कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने का सौभाग्य तो मिला नहीं है अभी तक, लेकिन वो तो सही, ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे हैं आप। ऑनलाइन लेक्चर शुरू है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में आई कि आपको यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट टाइप के बच्चे मिलते हैं, उनके सोचने का तरीका सबका अलग होता है, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे देखा है मैंने, इतने प्रोएक्टिव बच्चे हैं। तो एक अच्छे कॉलेज को उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता, वहाँ के बच्चे कैसे, वहाँ का स्टाफ कैसा है वो बनाता है। और आपको उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है, आपको सीखना है और पर्सनली ग्रो करना है। ओके, मतलब कि एक से बढ़कर एक स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, ऐसा तुम कहना चाहते हो? यही फ़ायदा है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो
आपको अलग अलग बच्चे मिलते हैं, सब होशियार बच्चे होते हैं, पढ़ाई में तो होते ही है, और अदर एक्टिविटीज़, अदर कल्चरल एक्टिविटीज़, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, कोई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्किल्स है उसके पास, तो सीखो, अपने स्किल्स डेवलप करो। मतलब कि आपके आजू बाजू सब कॉम्पिटिटिव सा माहौल रहता है, हाँ, मतलब कि हेल्दी सभी कंपटीशन उतने होती है, पावरफुल होते हैं, ऐसा तुम कहना चाहते हो? एक हेल्दी कंपटीशन होती है, हाँ हाँ उसमें सभी का फायदा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे कि तुम्हारे जो ये इतना बड़ा तुम मतलब कि कॉलेज में एडमिशन लिया है तुमने, तो 11th-12th में प्रिपरेशन करते वक्त पेरेंट्स का, टीचर्स का कैसा सपोर्ट था तुम्हें? अच्छा अच्छा, पेरेंट्स तो जैसे मेरे, इसका क्रेडिट अगर मैं देना चाहूँ इस पूरे समय में, तो क्रेडिट तो मैं अपने बड़े भाई को दूंगा, जिसने मुझे सही समय पे गाइड किया। जैसे मैंने कहा, आपको एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो मेरे साथ मेरा बड़ा भाई था, जिसने मुझे सही समय पे एकेडमिकली भी गाइड किया, और जैसे कभी आपको अच्छे स्कोर नहीं आते, मोरल डाउन हो जाता है, तो उसने मुझे रुकने नहीं दिया, और मोटिवेट करते रहा। और पेरेंट्स तो मैं कहूँगा कि जिन्होंने मुझे सही समय पर डांटा, जैसे मैं 6-7 घंटे पढ़कर आता था, तो बोलते वापस जा, वापस पढ़, क्या टाइम पास कर रहा मोबाइल लेके। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स को भी क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का। तो अंशुल, तुमने एमएसटी सीईटी के लिए कौन कौन से बुक्स यूज़ किए थे? सीईटी में बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है कि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको विद इन द सिलेबस होना है। एचएससी की बुक सबको मिलती है, बस वही पढ़ो, उसकी हर एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, हर एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको कोई बुक खरीदनी ही है, और ख़रीदनी पड़ेगी प्रैक्टिस पेपर्स वाली, वो आप खरीद लो, वो मोर देन इनफ है। और सिलेबस के अंदर रहो और प्रैक्टिस करते रहो। बुक्स ज़्यादा बाहर की, या फिर मेरा दोस्त वो पढ़ रहा है, टीचर्स ने ये रिकमेंड कर दी, सिलेबस के बाहर मत जाओ। एचएससी की किताबों में काफ़ी अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया है, और उसके साथ चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो लास्ट का क्वेश्चन मैं आपको यही पूछूंगा कि आप टॉप 10 में आए हो पूरे महाराष्ट्र में, और एमएसटी सीईटी के लिए लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं, तो उतने 4-5 लाख स्टूडेंट में से आप टॉप 10 में आए हो, ठीक है? तो इतना रैंक निकालने के लिए टॉप 10 या फिर टॉप 100 को, तो इतने लेवल पे जाने के लिए तुम लास्ट का एक स्टूडेंट को सभी एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था अपने पूरे अभी तक, जितनी भी 10th तक 12th तक। लेकिन हर एवरेज स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर वो पढ़ाई करे तो। और अभी जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, उनको तो मैं कहूँगा कि अभी पढ़ाई करो, एक्सप्लोर करने के लिए कॉलेज है आपके पास, एक कॉलेज लाइफ आपका इंतज़ार कर रही है, बस आपको अभी मन लगा के पढ़ना है वो कॉलेज में घुसने के लिए, और आखिर तक पढ़ते रहो। ये सोचो कि आपको बस एग्ज़ाम के दिन तक ही पढ़ना है, वो एग्ज़ाम के 3 घंटे ख़त्म हो गए, उसके बाद आप आज़ाद हो। तो ये सोच के पढ़ाई करो, रुको मत। तो ठीक है, अंशुल का यहाँ पे मैंने इंटरव्यू लिया है पूरा का पूरा, और अंशुल ने यहाँ पे आपको अच्छा गाइडेंस किया है, और ऑल महाराष्ट्र रैंक 4th टॉपर से आपको गाइडेंस मिला है हमारे चैनल के थ्रू। तो उसके लिए अंशुल को भी थैंक यू करना चाहूँगा, कि और आप जो ऑडियंस है उनको भी थैंक यू करना चाहूँगा। इस इंटरव्यू में जो सवाल मैंने पूछे थे वो फ्लो में नहीं गए, एक सवाल आ रहा था, उसके बाद उस रेफरेंस के रिलेटेड दूसरा सवाल नहीं आ रहा था, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। लेकिन ओवरऑल अंशुल ने आपको अच्छे तरीके से गाइड किया है, और उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके जो मेहनत है, उससे कुछ तो आप सीखो, और आपको भी ऐसा ही टॉप का कौन सा तो कॉलेज मिले एमएसटी सीईटी के थ्रू, ये आपका टारगेट रखो। और यही हम इस वीडियो का अभी एंड करते हैं। तो फिर से मैं अंशुल को कहना चाहूँगा कि अंशुल, थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे समय दिया और हमारे सारे व्यूवर्स को गाइडेंस किया। थैंक यू संकेत। ओके, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू के साथ में आपके लिए, जो कि आपको गाइडेंस कर रहा होगा। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दो। मिलते हैं अगले इस इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू में या फिर वीडियो में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।